हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। और इस सब्जेक्ट में आज हम कौन से टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं? आज हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले दो वीडियो में भी हमने राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की थी, पढ़ा था, और यह हमारा तीसरा पार्ट है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आज हम राष्ट्रपति को प्राप्त आपातकालीन शक्तियों की बात करेंगे। आपात उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं, इसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अनुच्छेद 352 में क्या प्रावधान किया गया है? देखो, अनुच्छेद 352 में वर्णित है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह संपूर्ण देश या उसके किसी भाग में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकेंगे। क्या? हमारे देश के राष्ट्रपति। दोस्तों, यदि किसी बाह्य देश के साथ यदि युद्ध घोषित हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत हमारे देश के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। और ऐसा नहीं कि पूरे भारत देश में आपातकाल लागू किया जाए, भारत के किसी भाग में भी आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 352 के तहत। और अनुच्छेद 356 में क्या प्रावधान किया गया है? तो किसी राज्य में संविधान के तहत शासन चलाना मुश्किल हो जाए, तो राज्यपाल हमारे देश के राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं कि यहां पर संविधान के तहत शासन चलाना मुश्किल है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे देश के राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत वहां पर राज्यपाल शासन घोषित करते हैं। और अनुच्छेद 360 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 360 में दोस्तों वित्तीय आपातकाल के बारे में प्रावधान किया गया है। और हमारे देश में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है, चाहे डिमोनेटाइजेशन जैसी परिस्थितियां पैदा हो गई थी, लेकिन फिर भी दोस्तों वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया था। तो आगे बात करें तो चलिए, अनुच्छेद 352 से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि दो सेंटेंस है, दोनों को ध्यान से पढ़ो और पता लगाओ कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। चलिए पढ़िए। बाह्य आपातकाल अनुच्छेद 352 में वर्णित है, बिल्कुल सही बात। देश के प्रधानमंत्री किसी भाग में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकेंगे, यहां कुछ गलत है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि देश के राष्ट्रपति। कौन? देश के राष्ट्रपति किसी भाग में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकेंगे। तो दूसरे नंबर का सेंटेंस गलत, और यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है? केवल एक नंबर का सेंटेंस सही है। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। और दोस्तों इसी पैटर्न के क्वेश्चन वर्तमान एग्जामिनेशन में पूछे जाने लगे हैं, तो आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आगे बात करें तो अनुच्छेद 356 में क्या प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को शक्ति है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर या अन्यथा उसे यह समाधान हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वह उस राज्य में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। क्या? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को शक्ति है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर या अन्यथा उसे यह समाधान हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वह उस राज्य में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। चलिए आंसर दीजिए। किसके प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति किसी राज्य में आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं? दोस्तों, किसी राज्य में हमारे देश के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? चलिए बताइए। बिल्कुल आपने सही गैस किया है। कौन? किसके प्रतिवेदन पर? ओके, हमारे जो भी राज्य के राज्यपाल है, तो राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति किसी राज्य में आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं। किसके प्रतिवेदन पर? राज्यपाल के प्रतिवेदन पर। अनुच्छेद 360 की बात करें तो यहां पर देखिए दोस्तों, मनी यानी कि हमारे देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 360 के तहत। लेकिन अभी तक
एक बार भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है और यह हमारा भारत देश का सद्भाग्य है। अनुच्छेद 360 में बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या साख यानी कि क्रेडिट संकट में है, तो वह आपात की उद्घोषणा कर सकेगा और ऐसी उद्घोषणा को प्रचलित शब्दावली में वित्तीय आपातकाल, क्या इसे फाइनेंशियल इमरजेंसी कहा जाता है। एक बार फिर से पढ़ लो कि अनुच्छेद 360 में बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या साख यानी कि क्रेडिट संकट में है, तो वह आपात की उद्घोषणा कर सकेगा और ऐसी उद्घोषणा को प्रचलित शब्दावली में क्या कहा जाता है, वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कहा जाता है। चलिए बताइए, वित्तीय आपात यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? हमारे भारत देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? एक बार भी नहीं। तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। और दोस्तों वाकई में आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करें और नीचे कमेंट सेक्शन में एक अच्छी कमेंट लिखें कि आपको कैसा फील हो रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पढ़ा रहा हो वो आपके दिमाग में बैठ रहा है तो बिल्कुल ठीक बात है। चलिए ओके, एक कमेंट लिखना मत भूलिएगा। और अनुच्छेद 358 में बताया गया है कि यदि आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। दोस्तों यह समझने वाली बात है कि अनुच्छेद 352 के तहत यदि युद्ध यानी कि बाह्य आक्रमण की घोषणा की जा चुकी है हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा, तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। तो अनुच्छेद 19 क्या है दोस्तों? प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड है अनुच्छेद 19। और यहां हम सबको पता है कि अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि यदि बाह्य आक्रमण हो चुका है तो ऐसी परिस्थिति में हमारा जो मीडिया है, हमारा जो प्रेस है, उन पर कंट्रोल लगाना आवश्यक है। और इसीलिए अनुच्छेद 352 के तहत यदि आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे, याद रख लो। चलिए बताइए, अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल की घोषणा की गई है तो कौन सा स्वतः निलंबित हो जाएगा? कौन सा अनुच्छेद स्वतः ही निलंबित हो जाएगा? तो हमने किस अनुच्छेद की बात की? अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। लेकिन ऐसी आपातकाल की परिस्थिति में भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 निलंबित नहीं होंगे। अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अलावा शेष अनुच्छेदों में दिए गए मूल अधिकारों या उनमें से किन्हीं का निलंबन कर सकेगा। क्या अनुच्छेद 359 में क्या प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अलावा शेष अनुच्छेदों में दिए गए मूल अधिकारों या उनमें से किन्हीं का निलंबन कर सकेगा। और राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों की बात करें तो अनुच्छेद 143 के तहत व्यापक महत्व के विधि या तथ्य के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श देने का निर्देश कर सकता है। क्या अनुच्छेद 143 के तहत हमारे देश के राष्ट्रपति हमारी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श देने का निर्देश कर सकते हैं। और अनुच्छेद 239 के तहत संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में नियम बनाने की शक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति को प्राप्त है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 239 के तहत संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में नियम बनाने की शक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति को प्राप्त है। और अनुच्छेद 341 एवं अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में विभिन्न सामाजिक समूहों को पहचानने तथा उन्हें शामिल करने की शक्ति प्राप्त है हमारे देश के राष्ट्रपति को। दोस्तों यह महत्वपूर्ण आर्टिकल है कि अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में विभिन्न सामाजिक समूहों को पहचानने तथा उन्हें शामिल करने की शक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति को प्राप्त है। चलिए बताइए, अनुसूचित जनजाति के रूप में विभिन्न सामाजिक समूहों को पहचानने तथा उन्हें शामिल करने की शक्ति किसके पास होती है? तो यह शक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति के पास होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी।
अनुच्छेद 339 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित नियम बनाने तथा किसी राज्य विशेष के राज्यपाल से अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रतिवेदन मांगने की शक्ति भी हमारे देश के राष्ट्रपति को प्राप्त है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 339 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित नियम बनाने तथा किसी राज्य विशेष के राज्यपाल से अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रतिवेदन मांगने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। और इनसे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है कि अनुच्छेद 339 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित नियम बनाने की शक्ति किस में निहित है? तो यह शक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 339 हमारे देश के राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति की वीटो या निषेधाधिकार शक्ति, और यह 4 प्रकार की हो सकती है। क्या? हमारे राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है। हमारे देश के राष्ट्रपति को वीटो पावर दिया गया है। वीटो पावर को हम निषेधाधिकार भी कह सकते हैं। तो यह शक्ति 4 प्रकार की हो सकती है। पहली है आत्यंतिक वीटो। क्या? एब्सोल्यूट वीटो। तो यह क्या है? ऐसा वीटो जो विधायिका द्वारा पारित विधेयक को पूरी तरह खारिज कर सकता है। हमारे देश के राष्ट्रपति इस वीटो के तहत विधायिका द्वारा पारित विधेयक को पूरी तरह खारिज कर सकते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं आत्यंतिक वीटो। इंग्लिश में बोले तो एब्सोल्यूट वीटो। और ऐसा वीटो जो विधायिका द्वारा पारित विधेयक को पूरी तरह खारिज कर सकता है। तो विशेषित वीटो क्या है? क्या? यह क्वालिफाइड वीटो क्या है? ऐसी वीटो शक्ति जिसे एक विशेष बहुमत से विधायिका द्वारा खारिज किया जा सकता है। क्या? ऐसी वीटो शक्ति जिसे एक विशेष बहुमत से विधायिका द्वारा खारिज किया जा सकता है। तो निलंबनकारी वीटो क्या है? क्या? यह सस्पेंसिव वीटो क्या है? कार्यपालिका के प्रमुख द्वारा किए गए वीटो को विधायिका पुनर्विचार करके साधारण बहुमत से पुनः पारित करके खारिज कर सकती है। एक बार फिर से देख लो कि निलंबनकारी वीटो यानी कि सस्पेंसिव वीटो कार्यपालिका के प्रमुख द्वारा किए गए वीटो को विधायिका पुनर्विचार करके साधारण बहुमत से पुनः पारित करके खारिज कर सकते हैं। और जैबी वीटो, क्या? इसे हम इंग्लिश में पॉकेट वीटो कहते हैं। यह मजेदार वीटो है। और यह जैबी वीटो के तहत हमारे राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्राप्त है? देखो, कार्यपालिका के प्रमुख द्वारा विधेयक पर स्वीकृति या अस्वीकृति प्रतिक्रिया के बजाय उसे अपने पास रहने देना, इसे बोलते हैं पॉकेट वीटो। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। राष्ट्रपति का ऐसा वीटो जो विधायिका द्वारा पारित विधेयक को पूरी तरह खारिज कर सकता हो, ऐसे वीटो को क्या कहते हैं? मैंने आपको हाल ही में बताया कि राष्ट्रपति का ऐसा वीटो जो विधायिका द्वारा पारित विधेयक को पूरी तरह खारिज कर सकता हो, ऐसे वीटो को कहते हैं आत्यंतिक वीटो। यानी कि सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे बात करें तो अनुच्छेद 111 में उपबंध है कि जब संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प उपलब्ध है। क्या? अनुच्छेद 111 में उपबंध है कि संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, वह विधेयक को अनुमति देने की घोषणा कर सकता है। दूसरा ऑप्शन, वह विधेयक को अनुमति नहीं देने की घोषणा कर सकता है। और तीसरा ऑप्शन, वह विधेयक को, और यह विधेयक यदि धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, किंतु पुनर्विचार के पश्चात पारित विधेयक पर उसे अनिवार्यतः अनुमति देनी होती है। और बिना कोई निर्णय किए विधेयक को अपने पास रोक कर रख सकता है, क्योंकि विधेयक पर अनुमति देने या न देने की कोई निश्चित समय सीमा संविधान में नहीं बताई गई है। यह मजेदार बात है कि बिना कोई निर्णय किए विधेयक को अपने पास रोक कर रख सकता है, क्योंकि विधेयक पर अनुमति देने या न देने की कोई निश्चित समय सीमा संविधान में नहीं बताई गई है। और धन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्यतः अनुमति देनी होती है। चलिए बताइए, राष्ट्रपति के लिए विधेयक पर अनुमति देने या न देने की समय सीमा कितनी है? ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो आप कौन सा आंसर देंगे कि राष्ट्रपति के लिए विधेयक पर अनुमति देने या न देने की समय सीमा क्या? 7 दिन की। दोस्तों, कोई निश्चित समय सीमा संविधान में नहीं बताई गई है। सही आंसर है ऑप्शन सी। और राष्ट्रपति की पदावधि का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 56 में किया गया है।
अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। क्या? अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और 5 वर्ष के भीतर पदावधि 2 प्रकार से समाप्त हो सकती है। पहला प्रकार है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र के माध्यम से अपनी पदावधि समाप्त कर सकता है। क्या? यह राष्ट्रपति अपने 5 साल के भीतर पदावधि 2 प्रकार से समाप्त कर सकते हैं। जो पहला प्रकार है वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र के माध्यम से अपनी पदावधि समाप्त कर सकता है और जो दूसरी प्रक्रिया है वो है महाभियोग। संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में बताई गई रीति से महाभियोग चलाया जा सकता है। क्या? अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में प्रावधान किया गया है और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटा सकते हैं। चलिए बताइए, राष्ट्रपति किसको संबोधित त्याग पत्र के माध्यम से अपनी पदावधि समाप्त कर सकता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र के माध्यम से अपनी पदावधि समाप्त कर सकता है। आगे बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, यह हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह हमें समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है वो किस तरह चलाई जाती है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या? यह महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को उसकी पदावधि के दौरान पद से हटाया जा सकता है। और अनुच्छेद 61 में क्या प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध किए गए हैं। और यह कैसे उपबंध है? देखो, सर्वप्रथम संसद का कोई सदन राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण का आरोप लगाए, चाहे दोस्तों राज्यसभा हो या लोकसभा, कोई भी सदन राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण का आरोप लगाए और इसकी कुछ शर्तें हैं। कौन कौन सी शर्तें? कि यह आरोप एक संकल्प यानी कि रिजोल्यूशन के रूप में होना चाहिए। दूसरी शर्त, कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद प्रस्तावित हो। तीसरी शर्त, सदन की कुल संख्या का कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प प्रस्ताव हो। और चौथी शर्त, सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से संकल्प पारित हो। दोस्तों, राष्ट्रपति पर यदि महाभियोग चलाना है तो कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं वो पूर्ण करनी चाहिए कि यह आरोप एक संकल्प के रूप में होना चाहिए, कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद प्रस्तावित हो, सदन की कुल संख्या का कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प प्रस्ताव हो और चौथी शर्त, सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से संकल्प पारित हो, तो ही हम महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ 2 सेंटेंस दिए गए हैं और हमें ढूंढना है कौन सा कथन सही है। तो महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है, यहाँ कुछ गलत है क्योंकि महाभियोग एक न्यायिक नहीं बल्कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो पहला सेंटेंस गलत। दूसरा सेंटेंस, अनुच्छेद 61 में महाभियोग से संबंधित प्रावधान है, यह बिल्कुल सही बात है और यहाँ हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। तो केवल 2 नंबर का सेंटेंस सही है। हमारा आंसर है ऑप्शन बी। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प प्रस्ताव होना चाहिए? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने? 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प प्रस्ताव होना चाहिए। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। और दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा तथा राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना बचाव कर सकेगा। क्या दोस्तों, एक सदन में यह संकल्प पारित होना चाहिए 2/3 बहुमत से और बाद में दूसरे सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा, जांच करेगा तथा राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना बचाव कर सकेंगे। और यदि संकल्प दूसरे सदन में आरोप सिद्ध होने के बाद उस सदन के भी कुल सदस्य संख्या के कितने 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो संकल्प पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। तो यह सारी प्रक्रिया थी महाभियोग की। और राष्ट्रपति पद की रिक्तता की पूर्ति की बात करें
तो अनुच्छेद 62 के अनुसार निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। क्या? राष्ट्रपति का निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। और अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। तब तक चाहे 5 साल पूर्ण भी हो गए हैं तो भी हमारे देश के राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। ओके। और अनुच्छेद 62(2) में स्पष्ट किया गया है कि यदि राष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति की मृत्यु, उसके त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से पद रिक्त हुआ है तो रिक्ति की तारीख से 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाएगा। क्या? किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो चुका है तो दोस्तों रिक्त की तारीख से 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाएगा। और ऐसा राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का स्वतंत्र कार्यकाल पूरा करेगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। राष्ट्रपति पद की रिक्तता की पूर्ति के लिए कितने माह के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाएगा? तो 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाएगा। ओके। और राष्ट्रपति अपनी पदावधि के दौरान कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। संसद समय समय पर राष्ट्रपति की परिलब्धियों से संबंधित विधि पारित करती है और राष्ट्रपति की आय आयकर से मुक्त होती है। यह दोस्तों याद रख लो कि एक तो राष्ट्रपति की आय आयकर से मुक्त होती है, इनकम टैक्स से दोस्तों मुक्त होती है राष्ट्रपति की आय। और दूसरी बात यहां ये कि राष्ट्रपति अपनी पदावधि के दौरान कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। और संसद समय समय पर राष्ट्रपति की परिलब्धियों से संबंधित विधि पारित करती है। कौन? राष्ट्रपति के दोस्तों पेंशन या तो सैलरी है उनके संबंध में दोस्तों चेंजेस लाने का यानी कि बढ़ाना किसका अधिकार है? संसद का अधिकार है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो ढूंढना है। चलिए पहला सेंटेंस, राष्ट्रपति की आय आयकर से मुक्त नहीं होती है, यह गलत हो गया क्योंकि राष्ट्रपति की आय आयकर से मुक्त होती है। चलिए दूसरा सेंटेंस, राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है? केवल 2 नंबर का सेंटेंस है वो सही है, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। चलिए यहां वीडियो को खत्म करते हैं और आपको वाकई में मजा आया है। राष्ट्रपति का यह तीसरा और लास्ट पार्ट था और यहां हमने राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात की है और यह आपको एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा यदि आपके सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट है तो। चलिए यह वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो में वाकई में मजा आया है तो फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।